हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं आपसे चैप्टर नंबर 13 है ना। चैप्टर नाम है न्यूक्लियर यानी नाभिक। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ये चैप्टर उन बच्चों को बहुत ज्यादा ये लग सकता है जिनकी केमिस्ट्री पे थोड़ी अच्छी पकड़ है ना, तो अच्छे से समझेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है इन्होंने, ये क्वेश्चन है, पहली बात एक नोट है उसको समझे आप लोग। अभ्यास में प्रश्न हल करने के निम्नलिखित आंकड़े आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इस चैप्टर की बेटा एक प्रॉब्लम यही है कि जो कुछ डाटा फिक्स है हमें वो पता होना चाहिए। ये दिया रखा है, हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम बार बार इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है, नाइट्रोजन यानी N740 एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, जबकि Mn का वैल्यू इन्होंने दिया है। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी, हमको क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। हिंदी में बोले तो बंधन ऊर्जा। बाइंडिंग एनर्जी हिंदी में बोले तो बंधन ऊर्जा निकालना नाइट्रोजन के लिए। देखिए जरा, सबसे पहले हमें जो दिया है हम सिंपल लैंग्वेज लिख सकते हैं, गिवन दैट, या मैं आपसे बोलूं कि दिया है, क्या दिया बेटा आपको दिया गया है Mn का वैल्यू कितना है 414.00307। कोई दिक्कत नहीं। अगला, अगर आपको एक स्ट्रक्चर N का ऐसे करके दिया है इन्होंने N14 और 7, तो इसका मतलब क्या हो, इसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो कितने हैं, प्रोटॉन 7 है और ये इसका मास नंबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ, एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। बात क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7। बात क्लियर। अब हमने क्लास में एक चीज और पढ़ी थी, आपको बता दूं मैं, इसको हम लोग मास डिफेक्ट कहते थे। मास डिफेक्ट हिंदी में बोले तो बेटा इसे हम बोलते हैं द्रव्यमान क्षति। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति को डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते थे। मास डिफेक्ट या द्रव्यमान क्षति को हम डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसको देखिए। हमने लिखा 7 मल्टीप्लाई mp प्लस 7 मल्टीप्लाई mn, है ना। m यानी mn का मतलब वो एक सिंपल लैंग्वेज आपका न्यूट्रॉन, और माइनस में हो जाएगा mn, यहां पर आ जाएगा इसमें। ये बात क्लियर। अब अगर ये वैल्यू आपको u में दे रखा है तो हमको यहाँ पर mn mu, देखिए बेटा दिया है, ये दिया है mn का वैल्यू, ये दिया है mu का, ये दिया, सब वैल्यू आपको दे रखने लगे, तो हम क्या रखेंगे, सीधा सीधा ये वैल्यू अगर हम पुट करना चाहें, ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अगर हम लोग ये वैल्यू बिल्कुल सीधा का सीधा पुट करना चाहेंगे तो आपके पास सबसे पहले जो mn यानी mp दिया है, जो mp का वैल्यू है, फिर mn का वैल्यू, जो mp का वैल्यू को कितना दिया आपको 1.0, हाँ ये दिया है। बात समझिए आप लोग, ये दिया है 7 मल्टीप्लाई 1.007 825 प्लस 7 मल्टीप्लाई mn का वैल्यू दिया है 1.00865 माइनस क्या करना है सर, माइनस करना है हमको mn, यानी कि 1, ये दिया है 14.00307। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब सर ये तो क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये क्या था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास ये होता है और इसका मास, प्रोटॉन का मास ये होता है। अब आप लोगों का कमेंट हो सकता है कि सर हमने दोनों के मास को किलोग्राम में पढ़े, किलोग्राम में हमने पढ़े थे प्रीवियस चैप्टर्स में, लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको क्लास में भी ये वैल्यू फिक्स लिखवाई है और फिर बता भी रहा हूं कि आपको ये वैल्यू फिक्स दे रखी है। ये दिया है mn के लिए और ये दिया है उसके लिए, हर एक के लिए वैल्यू दिया है। mn समझ रहे हैं आप लोग, न्यूट्रॉन के लिए एक आगे लिए दिया है, इलेक्ट्रॉन के लिए और एक आगे लिए दिया है प्रीवियस प्रोटॉन। बात क्लियर? हां सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हमको ये वैल्यू दे रखा है, बात बिल्कुल क्लियर है। अगर इसको हम सॉल्व करते तो ये आ जाएगा हमारे पास 11236। इसको मैं ओवरऑल सॉल्व
किया तो 11236 पॉइंट में आएगा। ये तो काय का वैल्यू आ गया हमारे पास, डेल्टा एम का वैल्यू आ गया। ये मेरे पास वैल्यू काय का आ गया बेटा, डेल्टा एम का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। हमारे पास जो रिक्वायर है वो क्या है आपकी, एक तरीके से हम चाहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या चाहिए हमें भैया, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू चाहिए। यहाँ आप लोग इस बात को समझ लेंगे बहुत अच्छे से, हमको दिया है 1 AMU इक्वल टू 93.5 MeV, मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको निकालना है बाइंडिंग एनर्जी, तो हम सीधा का सीधा मल्टीप्लाई करें। अगर हमको निकालना है यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी, हिंदी में बोले तो बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा का जो वैल्यू आ जाएगा आप लोग क्या लिखेंगे, 0.11236, ये तो यू था ना, मल्टीप्लाई 93.5 मल्टीप्लाई 931.5। इसको अगर हमने ओवरऑल सॉल्व किया तो ये आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 14.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिख सकते क्या सर, ये वैल्यू थोड़ा सा कांस्टेंट टाइप से है, वैल्यू फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि हमको यहाँ पर कांस्टेंट जो दे रखे हैं उनकी वैल्यू दी जाएगी और हमको जो रिक्वायर्ड डाटा है वो हमको पूछा जाएगा। बात क्लियर है? ये आपको बार बार काम देंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेसिक चीजें उनको आप बहुत अच्छे से समझिए। क्लियर है? हो गया सभी का? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ पर भी बाइंडिंग एनर्जी पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो एटम दिया वो क्या दिया आपको, आयरन एटम दिया, यानी Fe यहाँ दिया बिस्मथ इन यूनिट्स ऑफ द MeV फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। और आपको ये इन्होंने डाटा दे रखा है, मतलब आप सिंपल भाषा बोल सकते हो, आपको M का उनके दोनों के डाटा की जो वैल्यू है वो दे रखी है। बात सुनिए, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं सर स्मॉल m और यहां से Fe 26 Fe का जो वैल्यू दिया वो दिया 55.93939 u। और अगला जो डाटा दिया है m, ये कितना दिया है 20983 और यहां दिया है Vi इक्वल में ये दिया है 208.9803। बात क्लियर है? अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब सबसे पहले तो इस केस में बात करते हैं फर्स्ट वाले में। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो 56, ये दिया है 26 है। ये मैंने आपको क्लास में पहले ही बताया, मैं फिर बता रहा हूं। इसलिए होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होता है मास नंबर। ये तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और ये होता है मास नंबर। अगर इसके हिसाब से मैं बात करूंगा, यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे पता है आपको, 26। और इसी के हिसाब से आप लोग हम निकाल लेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको इसमें से माइनस किया तो वो डाटा आएगा आपके पास। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, सिंपल लैंग्वेज में वही वैल्यू आ जाएगी 30। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। सर अब हमें डाटा क्या पुट करना है, वही डाटा जो बार बार हमको पुट करना था। सेम फार्मूला यूज करेंगे जो फार्मूला हमने पीछे यूज किया था। क्या फार्मूला बनेगा सर, सबसे पहले निकालना है मास डिफेक्ट। क्या निकालोगे, मास डिफेक्ट, हिंदी में बोले तो द्रव्यमान क्षति। डेल्टा M इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, ध्यान कर लेना भी आप लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन मैंने बोला था प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन 26, और इसके साथ में हमें जो मल्टीप्लाई करना है वो बात समझ लें आप लोग, क्योंकि अब ये कितने का प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी रिक्वायर किया था कि हमारे पास जो 1 प्रोटॉन का जो मास होता है वो हमने पहले यूज किया था, जस्ट टेबल से बताया था वो 1.00785 प्लस मास ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 30 और मल्टीप्लाई मास ऑफ न्यूट्रॉन है 30 मल्टीप्लाई, और इसका आपको जो एक्चुअल में वैल्यू दे रखा है वो दिया है 1.00865, ये दिया है 1.00865 है ना।
ये वैल्यू पता होनी चाहिए, बात क्लियर। अब इसमें से हमें जो माइनस है वो क्या करना है, माइनस हम डाटा लेंगे ये वाला, क्योंकि हम इसको माइनस करेंगे तो 5.4 दिया आपको 93493 ये डाटा है। अगर इसको हम लोग ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास काय की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा m की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.5248। सो 4 तक पर्याप्त है, बिल्कुल। हाँ 4884 आएगा, 84 कितना आ गया, 84। ये तो काय की वैल्यू आ गई, मास डिफेक्ट की वैल्यू। काय की वैल्यू आ गई बेटा, मास डिफेक्ट की। अब हमें निकालना क्या है, वही बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी अगर मैंने निकाली सेकंड केस में ना निकाल, फर्स्ट इसी के लिए निकाली बाइंडिंग एनर्जी, तो फॉर्मूला क्या था 0.582 है ना, 0.5284 मल्टीप्लाई 931.5। तो इसका जो आपके पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा एक तरीके से 49.26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वैल्यू। बाइंडिंग एनर्जी ही निकालना है इन यूनिट ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन। हमारे पास यूनिट क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन। बात क्लियर है, नामकों की बात, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो, ये तो फर्स्ट केस में आयरन के लिए बात हो गई। अब सर सेम यही चीज वो काय के लिए कर रहे हैं, इसके लिए कर रहे हैं। हाँ सेकंड डाटा आपको दिया है, इसके हिसाब से आप लोग देखिए बेटा, इसके हिसाब से जो डाटा है आप उसे देखिए। हाँ इसके हिसाब से डाटा दिया है, BI मतलब विषमत, 209 यानी मास नंबर, 83 यानी एटॉमिक। इसका अब हमें जो डाटा निकालेंगे इसके हिसाब से हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। और यहां से लिखेंगे हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये तो हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये हो जाएगा मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू भी हमें सीधा सा पता होना चाहिए, इसमें जिसको माइनस कर दिया जाएगा 126। बात क्लियर, 126 यानी सर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, बिल्कुल की बिल्कुल फिक्स आ जाएगी। अब हमें वही निकालना है क्या, डेल्टा m निकालना है, डेल्टा m निकालना है। देखिए मतलब कि 83 मल्टीप्लाई 1.007825 प्लस कितना दिया, 126 मल्टीप्लाई 1.00865 और माइनस आप किससे करोगे, जो हमें दिया है 0208.980380। सर हम ये फॉर्मूला कौन सा यूज करें बेटा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, हमारे पास जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो रहा है वो हम फॉर्मूला यूज करें मास डिफेक्ट, या फिर हिंदी में बोले तो द्रव्यमान क्षति, है ना। जो मतलब दोनों के मास में डिफरेंस आता है उसी को द्रव्यमान क्षति बोलते थे। ये हमारा मास डिफेक्ट या फिर द्रव्यमान क्षति का जो फॉर्मूला है हम लोग उसे यूज करना है, ये हमारे पास पता होना चाहिए। अगर हमने इस वैल्यू को सीधा सीधा पुट किया, ये रख दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1.7608, ये भी आ गया है। अब सर हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या निकालना है भैया, बाइंडिंग एनर्जी। हम जो निकाल रहे हैं वो अपनी वैल्यू कम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। हाँ जो बाइंडिंग एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1.608, ये आ गया। मल्टीप्लाई क्या करोगे सर, ये हम करेंगे 931.5। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 7.84, कितना आ जाएगा बेटा, 7.84 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये तो इसमें आएगा। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उस बात को आप लोग समझ लें नोट के तौर पे, हालांकि आंसर आप यहाँ तक भी लेके आ सकते हो, बट इसको आप समझें। अगर आप लोगों को इससे पूछा जाए कि पर यूनिट मास के लिए बात कर रहा है वो, तो हमें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियर, कोई आपसे पूछिए कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी
एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियर। भाई आप उसके लिए क्या करोगे, हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आई है देखना, 492.26 अपॉन में इसके लिए फर्स्ट केस में मास कितना था 56, ये डाला तो फर्स्ट में आ जाएगा। सेकंड केस के लिए वो बात कर दो, आप सेकंड में क्या करोगे, आपके पास जो एनर्जी कितनी आई है 784 अपॉन में डाटा कितना दिया भैया आपको ये 209, मतलब 7.84 में आप डिवाइड कर दो सिंपल लैंग्वेज में। अच्छा इसको यहां से सॉल्व नहीं किया, अच्छा इसके बाइंडिंग एनर्जी के लिए हमको सेकंड के लिए जो डाटा था, सेकंड का जो डाटा था वो कितना मिला था आपको, आप लोगों ने इसको लिखा 1.7, इसको दोनों मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1604, जैसे ठीक 1604 है ना, 1640.257 ये वैल्यू आपको यहाँ ये हो गया 16402.5। अगर आप इसका डिवाइड इसमें कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये दोनों की दोनों वैल्यू, मतलब बात समझ रहे, सिंपल वैल्यू ये है आपकी। दिया क्या था सर, जो डाटा हमें दिया है बाइंडिंग एनर्जी के लिए पूछा, तो हमारा बाइंडिंग एनर्जी निकालने सबसे पहला जो मुख्य काम है वो हमारा काम है मास डिफेक्ट को निकालना, क्योंकि मास डिफेक्ट हमें मिल गया तो हम बाइंडिंग एनर्जी को तुरंत निकाल सकते हैं, हमारे पास वैल्यू पहले दे। देखिए जरा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दिए गए सिक्के का द्रव्यमान, एक कोई सिक्का दिया गया उसका जो द्रव्यमान है 3 ग्राम है, उससे ऊर्जा की गणना कीजिए जो उस सिक्के को सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को एक दूसरे अलग करने के लिए आवश्यक हो। सरलता के लिए मान लीजिए कि पूर्णतः परमाणु से बना ये सिक्का है। अच्छा, a given coin यानी a given coin has a mass of 3.0 gram, calculate the nuclear energy that would require to separate all the neutrons। यानी एक तरीके से हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है, यहाँ पर भी हमें बेटा बाइंडिंग एनर्जी ही फाइंड करना है, बात क्लियर है। यहाँ पर हमें जो निकालना है वो भी हम क्या निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ही हमें जरूरत पड़ेगी, ये बात क्लियर है, क्योंकि जो डाटा है वो भी दिया कॉपर के लिए। बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, सबसे पहले तो आपको सिंपल लैंग्वेज लिखना है मास ऑफ कॉपर कॉइन, मास ऑफ कॉपर कॉइन, जो कॉपर कॉइन है उसका मास कितना दिया है 3.0 ग्राम, 3.0 ग्राम दिया है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने दिए भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कहां से पता चलेंगे, क्योंकि देखना जरा आपको क्या दिया है 63 Cu29, जो नीचे वाले नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी हो जाएगा 29, कितना हो जाएगा 29। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या दो दो करके यहाँ आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा बताइए 47, ये सही कितना आएगा, आप लोग इसमें से इसको माइनस करना है ना, 9 में से इसको 4 किया तो 4 आएगा, यहाँ 4 और नीचे ये आएगा। क्या निकालना है, मास डिफेक्ट निकाल दीजिए, मास डिफेक्ट निकालना है स्मॉल m, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई वही वैल्यू रखेंगे सर हम फिर 1.007825 को प्लस 34 मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई इसमें कितने का करना पड़ेगा, हमें इसमें भी करना पड़ेगा 1.008665 माइनस ये जो डाटा दिया है 629296, ये बात क्लियर है। हमको इस वैल्यू को सॉल्व करना है, अगर इस वैल्यू को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो डेल्टा m का जो वैल्यू आ जाएगा वो डेल्टा m का वैल्यू आएगा 0.591 और ये तो क्या में वैल्यू आ जाएगी, ये तो क्या का वैल्यू आ गया ये। अब हमें वही सिंपल सा तरीका क्या निकालना है, वाइंडिंग एनर्जी, क्या निकालना है भैया वाइंडिंग एनर्जी। अगर हमें वाइंडिंग एनर्जी निकालना है तो उसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, वाइंडिंग एनर्जी के लिए सेम वही कंसेप्ट है 0.591 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 931.5 से। ये कहां से, ये मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, ये डाटा हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा था
वहां बताया था कि आपको एक्सरसाइज में ये हेल्प करेगा। तो हम लोगों को अब इसका सीधा सा अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 551.987 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बात क्लियर है। मतलब उस एनर्जी की रिक्वायर्ड, उस एनर्जी को मैं बाइंडिंग एनर्जी बोल सकता हूँ। बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी 551.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैल्यू तो मेरे पास फाइंड हो चुका। अब इस वैल्यू में पूछ के रहा दिस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन न्यूक्लियन, और ये जो बाइंडिंग एनर्जी वो काय की बेटा एक न्यूक्लियन की है। मतलब एक न्यूक्लियन के लिए तो हमने बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड कर लिया है। बट और हम नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ कॉपर। हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कॉपर, इन 1 ग्राम कॉपर। बात करें अगर हमको 1 ग्राम कॉपर में नंबर ऑफ एटम निकालना है तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि एवोगैड्रो नंबर था 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 क्या एक वैल्यू आप सब लोगों को पता है, बिल्कुल पता है। अपॉन में आया कितना 63। सर 63 क्यों आया? क्योंकि आप देखिए जरा 63 इसका क्या था मास नंबर था। क्या था आपका ये मास नंबर था। ये बात क्लियर है। तो इसके लिए आ गया। अगर आपसे कोई पूछे नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉपर, नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम कॉपर, क्योंकि 3 ग्राम की बात करें तो आप लोग क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 3, ये आप लोग लिखते हैं यहां पर कॉपर क्या लिख दो बेटा 3 और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और अपॉन में आ जाएगा 60। बात क्लियर। ये आप लोग सीधा सीधा इसको लिख दोगे तो आपके पास 10 द रिक्वायर्ड एनर्जी टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स। अब हमें क्या चाहिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी उस बात को हम लोग समझते हैं। अब हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो 3 ग्राम कॉपर के लिए नंबर ऑफ एटम्स आ गए और ये थी एक न्यूक्लियन के लिए। अब हम दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी यहाँ लिख सकते हैं 10 रिक्वायर्ड एनर्जी यानी आवश्यक ऊर्जा, रिक्वायर्ड एनर्जी उनको सेपरेट करने के लिए वो एक न्यूक्लियन की थी। तो आप लोग क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे यानी 0.591 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23 और अपॉन में आ जाएगा 60। बात क्लियर। आप इसका सीधा सीधा सा सॉल्व कर दे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा। बिल्कुल सर थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है तो आप लोग ये काम किया करो। आपकी कांस्टेंट सी वैल्यू रहती है, जो पावर्स रहते हैं आप लोग उनको बिल्कुल सीधा का सीधा वैसे का वैसा ही रख दिया करें तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका आ सकता है 1.58 मल्टीप्लाई 10⁻25। बात क्लियर है। ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड 1.58 into 10⁻25 शरीर वैल्यू काय में आएगी मैं आपको फिर बता रहा हूं। ये वैल्यू आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काय में आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। आप लोग ले ले भैया फटाफट स्क्रीनशॉट जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए। जल्दी से आप लोग इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास जो भी वैल्यू दिया है आप उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है इसका ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेटली रेशियो पूछ रहा है ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द गोल्ड आइसोटॉप्स ये एंड सिल्वर आइसोटॉप्स। मतलब गोल्ड आइसोटॉप दिया है और सिल्वर आइसोटॉप दिया है। इस बात को हम लोग समझे। सबसे पहले आपको डाटा दिया है 97AU और नीचे दिया है 7 एंड इधर दिया है आपको दूसरा AG दे रखा है और यहां दिया है 107 और यहां दिया है 47। यहां पर आपको जो A1 का वैल्यू को दिया है आपको 97 और A2 का वैल्यू को दिया है 107। बात क्लियर है। A2 का वैल्यू को हमें दिया है सीधा सही। बात क्लियर। अब हम लोगों ने क्लास में या सर आपने प्रूव भी करवाया था ये फॉर्मूला था सीधा हमारे पास R = R0 A की पावर 1/3 R = R0 A की पावर 1/3। इस यहां से हम एक बात लिख सकते थे R1/R2 R1/R2 A1/A2 का क्या लिख सकते थे 1/, यानी इसको दूसरा मान दिया हमने तो इस बात को लिख सकते सर यहां 1/3 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 A1 A2 1/3। अब सर R1 की वैल्यू तो हमारे पास है R1 R2 का वैल्यू तो दिया ही नहीं। तो R1 R2 का वैल्यू हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला सीधा सा उससे निकाल सकते हैं। देखिए
अगर यहाँ से आप R1 निकालोगे तो हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए R1 इक्वल टू आ जाएगा R0, A1 का वैल्यू कितना लिया है, ये हो जाएगा 9/7 की पावर 1/3। ऐसे R2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, R2 का जो वैल्यू वो आ जाएगा R0, यहाँ आ जाएगा 107 की पावर 107 की पावर 1/3। यानी A1 A2 का सिंपल सा सिस्टम A1 A2 का होल आ जाएगा। हम दे बात समझ, यहाँ पर हम इनको ऐसे लिख सकते थे सर कि R1 इक्वल टू आ जाएगा R0 A1 का होल क्यूब, इधर आ जाएगा R1/3 और यहाँ आ जाएगा आपका A2 का 1/3। बात तो एक ही है, सीधा सीधा। सर ऐसा ही क्यों, क्योंकि रेशियो पूछा है न्यूक्लियर रेडियस, काय का रेशियो पूछ रहा है, वो न्यूक्लियर रेडियस का रेशियो पूछ रहा है। आप लोग R1/R2, A1 का वैल्यू कितना है 197/1, ये आएगा 1/3 और ये कितना आएगा आपका 1/3। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर दें हमारे पास R1/R2 का वैल्यू आ जाएगा 1.3। कितना आ जाएगा बेटा 1.3। रेशियो पूछ रहा था, तो क्लास में भी पढ़ा था, ये हमने हाँ बताया था। ये तो आपको डाटा दिया है, दूसरा डाटा ये दे रखा है, हमारे पास रिक्वायर फार्मूला ये है। अगर हम वैल्यू पुट कर दें, इसको हमने A1 बोल दिया, R0 क्रॉस बिल्कुल, तो आप उसको सीधा का सीधा बिल्कुल जैसे का जैसा ही सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं। हाँ भाई हो गया सबका। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द Q वैल्यू ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन A plus B से C plus D1 डिफाइंड द A M A M B, ठीक है, where the masses refer a respect to nucleus determine from the given data Q value of the first reaction। तो आपको ये अब दोनों ही रिएक्शंस में या दोनों ही केसेस में आपको वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपको जो फर्स्ट डाटा दिया है वो क्या दिया है, 1H1 प्लस 3H1 से आपका क्या बनना है भैया 2H1, इससे बनना है आपका 2H1 प्लस 2H1। ये डाटा आपको दे, यानी ये क्वेश्चन बना। अब हमें इसमें क्या के लिए निकालना है, Q के लिए। Q का जो वैल्यूएशन यानी एनर्जी हम समझ सकते हैं डेल्टा M के बाद हमें जो डाटा दे रखा है, डेल्टा M के बाद हमें जो डाटा दिया था फिक्स, वो दिया रहता है 931.5। अब क्वेश्चन मार्क इस बात को लेकर है कि 93.5 तो आ गया, बट ये हमें डेल्टा M का जो वैल्यू वो कहां से फाइंड होगा। तो डेल्टा M आप सबको पता होना चाहिए, डेल्टा M हमारा क्या होता है, डेल्टा M मतलब कि आपका एक तरीके से मास डिफेक्ट या फिर आपकी जो द्रव्यमान क्षति है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डेल्टा M बोलते हैं सर, उसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा M बोलते हैं। तो हमें काय की वैल्यू मिल सकती है, वो डेल्टा M की वैल्यू। हम सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हम हर एक के लिए अलग अलग से डाटा रख सकते हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। हाँ M1 A B C D यानी चारों के लिए डाटा दे रखा है, लास्ट में हमें ये करना है, ठीक। आप लोग क्या करेंगे, Q इक्वल टू यहाँ से डेल्टा M के लिए सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में M लिखा। फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्या दे रहा है आपको 1H1 यहाँ लिखा, यानी हमने क्या लिखा 1H1 प्लस क्या लिखा हमने M लिखा भाई, द्वारा स्प्रे M लिखा क्योंकि हमको M हर एक में M का डाटा चाहिए। यहाँ लिखा हमने क्या 3H1, फिर क्या लिखा हमने फॉर्मूला ये है माइनस C कितना है M लिखा, यहाँ लिखा 2H1 और फिर यहाँ माइनस लिखा, तो यहाँ लिखा हमने क्या M और यहाँ लिखा 2H1। बात ये डाटा हमें दे रहा है। अगर हमने इस डाटा को सीधा सीधा हाइड्रोजन के लिए पुट कर दिया, अगर हमको डाटा यहाँ भी दे रखा है इन्होंने कि ये दिया 1H1 इसका वैल्यू, इस चारों के चारों वैल्यू में दे रखी है, 1H1 1H2 1H3 की वैल्यू सबकी दे रखी है। 1H1 का कोई वैल्यू दिया है क्या, 1H1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1H1 का वैल्यू तो 1 ही आना चाहिए सर, है ना, या हम जो भी लिख सकते हैं 1H1 का वैल्यू हमें जो आना चाहिए हमें पहले से बताया है, जो हम पीछे निकाल चुके हैं प्रोटॉन के लिए हम लिखेंगे Q इक्वल, देखिए
1.007825। ये तो 1 प्रोटॉन है तो इसके लिए वैल्यू ये आ गई। क्लियर? अगर 1 प्रोटॉन था तो हमारे पास सिंपल सा वैल्यू ये आ गया। अगर दूसरे केस में हम बात करें तो हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है, इस बात को हम समझेंगे थोड़ा सा कि दूसरे केस में जो फिक्स वैल्यू है वो कितना आ रहा है 3.016 है ना, 3.0160। यहाँ तक तो आप इसको लिख सकते, ये माइनस इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1/2 कितना होगा 2 मल्टीप्लाई। अब इसका वैल्यू दिया होगा सर में कुछ, हाँ ये दिया है 2.1402। आप लोग इसको सॉल्व करते हैं q के लिए तो q का सीधा वैल्यू आपके पास आता है माइनस ये आ जाएगा आपके पास सीधे माइनस 4.16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात क्लियर है? अगली बात आती है, हमको क्या पूछ रहा है, ये तो फर्स्ट रिएक्शन में, ऐसे बेटा वो पूछ रहा है सेम का सेम सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन क्या है उनकी? सेकंड रिएक्शन बोली ये दिया है सर में 612, ठीक है। प्लस में क्या हो रहा है? प्लस में आ रहा है हमारे पास C126 इक्वल में आ रहा है 10 20 10 और यहाँ नीचे नियॉन और प्लस में आ रहा है हीलियम, यानी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2। हमारे पास सबका सब सेम का सेम प्रोसेस वही रहने वाला है, हम सेम वैसे ही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये अच्छा, अब क्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी हमें ये भी पूछ रहा है साथ में, तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहली वाली जो रिएक्शन है, ऊपर जो रिएक्शन थी वो कैसी होगी आपकी? एंडोथर्मिक। कैसी होगी? एंडोथर्मिक। हिंदी में बोले तो ऊष्माशोषी। क्या बोलेंगे? ऊष्माशोषी। अब आप में से कई सारे बच्चों का क्वेश्चन ये है कि सर एंडोथर्मिक क्यों होगी? तो हम बता सकते हैं एंडोथर्मिक या ऊष्माशोषी इसलिए होगी क्योंकि इसमें एनर्जी को क्या कर रहा है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसमें भी हम लोग सेम यही फॉर्मूला लगा दें तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? इस बात को समझें, इसका मल्टीप्लाई नहीं करें, ये आ जाएगा 93.15। वैल्यू पुट कीजिए आप सीधा m और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12C6 प्लस m, यहाँ पर आ जाएगा 12C6 है ना, और सेकंड। अब थर्ड रेस्ट क्या दिया है? माइनस m, फिर आ जाएगा आपका बेटा 20Ne/10 और माइनस वही आ जाएगा आपका m और 4He2। ये बात क्लियर है? मल्टीप्लाई 931.5। ये तो सर हमें कौन सा डाटा है? 931.5। इस डाटा को आपने हर एक में यूज किया है, बिल्कुल किया है। ये जो ऐसा डाटा है इसको हमने हर एक में यूज किया है। अगर हर एक में यूज किया है तो बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका रिलेशन बताया था। हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए वैल्यू ये दे रखा है, ये दिया है, ये वैल्यू हो जाएगा आपका सरल लैंग्वेज में 12.00 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं जा रहा है, और माइनस m यानी न्यू, इसके लिए कितना दिया है भैया? ये दिया है आपको, हाँ भाई, इसके लिए जो वैल्यू दिया आपको वो दिया है आपका m के लिए वैल्यू दिया 19.99243, ये वैल्यू तो दिया है आपको इसका। आगे हमें और माइनस करना है, अगर आप लोग इसको और माइनस कर दे तो हमारे पास जो नेक्स्ट इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू कितना आ जाएगा? अगले वाले में जो डाटा दिया है इसके लिए वो दिया है, ये तो 99 वाला दे दिया है 4.0026 ये दिया है टाइप इसका। और आपने इसको हमने सॉल्व किया तो Q का वैल्यू हमारे पास आ गया सिंपल जगह 4.618। क्लियर है? 4.618। अच्छा ऊपर नहीं आ रहा था, ऊपर था -4.03 का है, माय मिस्टेक, थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये भी आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव थी, यहाँ पर वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी होगी आपकी? एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये जो अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी होगी, नीचे वाली और ऊपर वाली जो अभिक्रिया वो कैसी होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नीचे वाली अभिक्रिया ऊष्मा, ऊपर वाली ऊष्माशोषी, नीचे वाली ऊष्माक्षेपी। कंसेप्ट हमारा वही यूज किया था, हमको जो सीधा फॉर्मूला दिया था हमने इसमें वैल्यू पुट किया, कुछ भी नहीं किया।
हो गया सबका? लीजिए भैया स्क्रीनशॉट जल्दी से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। सपोज वी थिंक फिजन यानी फिजन यानी विखंडन की बात करें, सबसे पहले वो फिजन करे क्या कर रहा है इस बात को हम सब लोग समझ लेंगे अच्छे से। हमको ये दिया है 56Fe26। आप सबको एक बात पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको जो डाटा दिया जाता है वो क्या का दिया जाता है नंबर, इसका फिजन यानी ये विखंडित हो रहा है काय में, टू एल्यूमिनियम यानी 2830 Al प्लस 28 Al। बात क्लियर है? ये हमें सिंपल वे में पता होना चाहिए। अब Q का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास वही फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ये बनेगा M Fe5626, ये निकाल दिया मैंने, माइनस क्योंकि उधर जा रहा है प्रोसेस में हम इसको लिख सकते हैं 2 लिख दूं डायरेक्टली, हाँ 2 मल्टीप्लाई सिंपल लैंग्वेज में आ जाएगा Al ये आ जाएगा 28 और यहाँ पर आ जाएगा ये। बात क्लियर है? हमने सर एक सिंपल सा सीधा का सीधा फॉर्मूला यूज कर दिया, तो आप इस वैल्यू को सीधा पुट कर दे तो आंसर आ जाएगा। तो Q इक्वल टू देखिए बेटा वैल्यू कितना दिया है आपको 55.93494 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 7.89819। ठीक है, हमको ये क्या निकालना है, Q का वैल्यू फाइंड करना है। तो Q का वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है वो आ जाएगा तरीके से माइनस का -26.90 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें हम एक गलती कर बैठते हैं, ध्यान दे देती, इसमें मल्टीप्लाई ये और ऐसा मेगा इलेक्ट्रॉन, तब ये वैल्यू क्या में आती है आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, यानी वैल्यू होने के नेगेटिव। अब Q इज नेगेटिव द प्रोसेस ऑफ फिजन नॉट पॉसिबल, मतलब जो Q की वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू क्या में आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो जो फिजन की जो है विखंडन है वो पॉसिबल नहीं, यानी आपका जो फिजन है या जो विखंडन है वो पॉसिबल नहीं है, वो संभव नहीं। ये हमारा यही तर्क है, कुछ संभव। अगर ये विखंडन का प्रोसेस दिया है, एक PU करके कुछ सब्सटेंस है, गुण कुछ यूरेनियम से मिलते मिलते प्रति विखंडन बहुमुक्त औसत ऊर्जा ये है, यदि 1 किलोग्राम ये दिया तो परमाणु की MeV में ऊर्जा कितनी मुक्त होगी, यानी आपको सबसे पहले दिया है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 kg ऑफ, ये दिया है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन 1 kg। इस बात को हम लोग समझे, इन 1 kg ऑफ प्योर, 1 kg ऑफ प्योर क्या दिया समझते हैं आपको, Pu239 अपॉन K94 है ना, आर वेरी स्मॉलर टू दोज ऑफ द ईयर। अगर हम के लिए इसके लिए हम सीधा सीधा अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला होगा 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 और अपॉन में इसका जो डाटा दिया है मास, मास कितना आ जाएगा 29239 मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई कितने कर देंगे 1000 का कर देंगे तो आप इसका सीधा जो वैल्यू फाइंड कर सकते हो वो आ जाएगा 2.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा 4, सो 10 की पावर 4 यहां से 24 आ जाएगा, यानी ये तो मेरे पास आ गया नंबर ऑफ एटम इन 1 किलोग्राम ऑफ प्योरिटी। अगर ये नंबर ऑफ 1 पे आ गया तो हमारे पास एवरेज एनर्जी रिलीज पर फिजन, हम एक चीज और जानते हैं, ये दे रहा है इसे, हाँ ये दिया है एवरेज एनर्जी रिलीज, एवरेज एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज पर फिजन, पर फिजन मतलब हर एक विखंडन कितनी रिलीज हो रही है बेटा, ये जो एनर्जी वो रिलीज हो रही है आपकी कितनी 180 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है? हाँ ये दिया हुआ आपको, ये जो वैल्यू को क्या पूछ रहा है MeV में वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना, सीधा का सीधा जो वैल्यू आया मल्टीप्लाई कर दो 2.52 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 मल्टीप्लाई 180, तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है पहले, हमें सीधा मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 54.53 मल्टीप्लाई 10 की पावर 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 4.53। हाँ जी हो गया ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सबका ये आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, अच्छा थोड़ा सा डाटा दे रहा है यहाँ, तो देखिए आपको यही समझ ली, पहले हमने बात की थी, ये हम बात करा रहे थे हाउ लॉन्ग, मतलब इसमें एक तरीके से सर टाइम की बात कर रहे हैं,
हमने ये क्या किया, नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एटम 2 kg ऑफ इसके लिए निकाल दिया, तो 2 का डिवाइड कर दिया। अब निकालने जा रहे हैं एनर्जी। जब आपको जो एक के साथ दे रहा है N2 कितनी दे रहा है, ये दे रहा है, तो हम निकाल रहे हैं एनर्जी रिलीज पर एटम ऑफ ड्यूटेरियम, पर एटम में निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.27/2, 3.27/2 पर हम, अच्छा दूसरा डाटा हमारे पास ये आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं क्या 1.6, मतलब कि सर ये चार्ज की वैल्यू होती है क्या, 1.6 × 10⁻⁻92, 1.6 × 10⁻⁻6, ये डाटा हमें किस तरीके से पता होना चाहिए। यह टोटल एनर्जी रिलीज विद फ्यूजन ऑफ ई, मतलब अब हमसे जो बात की जा रही है टोटल एनर्जी, चल पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, टोटल एनर्जी रिलीज विद फ्यूजन ऑफ सर कितना फ्यूजन, विद फ्यूजन ऑफ 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻²6, क्योंकि नंबर तो आ गया। अब इसमें आप लोग क्या कर देंगे, इसका क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, ये तो इसके ऊपर में आप क्या लिख सकते हो, देखिए 6.2, ये तो पर यूनिट था ना, पर एटम, इंटू 10⁻26 मल्टीप्लाई 3.27/2 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और ये हो गया 10⁻6। अगर आपको इस डाटा को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होके 157 × 10⁻30। सर एनर्जी निकल के आ रही है, बिल्कुल ये एनर्जी हमें टाइम में मिल रही है जूल में, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पर हमने इसको टाइम में चेंज कर दिया था, जूल में कैसे चेंज किया था वो बात भी आप लोग सुन लें। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो मेगा मतलब 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 × 10⁻⁻90। बात ये क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ तक का डाटा है। ये पूछ रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड बल्ब पर सेकंड, जो बल्ब है वो एनर्जी पर सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है बेटा, 100 जूल, कितनी कर रहा है, एक तरीके से 100 जूल। बाद में बात करें तो बल्ब 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड। टाइम फॉर बल्ब विल ग्लो, मतलब जो बल्ब इसको ग्लो करेगा उसमें टाइम कितना है। अब हमको सीधा निकालना है P/T से। हाँ भाई, हाँ बात तो समझना, हमने क्या पढ़ा, ये तो दिया W, P का वैल्यू होता है W/T। P का जो हम फॉर्मूला जानते हैं वो क्या जानते हैं, W/T। P का हम जो सिंपल लैंग्वेज में हम जो फॉर्मूला निकाल सकते हैं वो फॉर्मूला कितना आ जाएगा भैया, 1/T। बात क्लियर, कुछ टाइम देगा, ये रिएक्शन दे रहा है, ग्लो दे रहा है, टाइम तो यहाँ कुछ नहीं दे रहा, ईयर वगैरह कुछ दे नहीं रहा, बट अब एक फॉर्मूला समझते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। इस बात को हम लोग समझेंगे कि ये जो वैल्यू है, मतलब एक तरीके से पर सेकंड में या टाइम के लिए निकाल रहे हैं, ये दिया एनर्जी कंज्यूम्ड बल्ब बाय पर सेकंड, एनर्जी कंज्यूम्ड बल्ब बाय पर सेकंड, यानी कि P का जो वैल्यू दिया वो आपको कितना दिया है, 100। P का जो वैल्यू वो आपको कितना दे रखा है, इन्होंने 100 दे रखा है। तब आप बोलते हैं टाइम फॉर विच बल्ब विल ग्लो। अब हमको यहाँ क्या निकालना है, टाइम फॉर विच बल्ब ग्लो, मतलब जिससे बल्ब क्या करेगा, ग्लो, तो वो आप निकाल दोगे। ये जो डाटा आया आपका कितना आया, ये आया 1.6 × 10⁻3 और अपॉन में 100 का हमने क्या लगा दिया। अगर आप लोग इसको सॉल्व कर देते तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आ जाएगा, इसमें पावर ही तो कम हो जाएगा सर, सेकंड में वैल्यू आ जाएगा, यानी 1.56 मल्टीप्लाई 10⁻1 आ जाएगा। हाँ 10⁻1, क्योंकि 2 पावर सीधे सर फिनिश ही हो जाएगा अगर ये हो जाएगा। तो यहाँ 10⁻ कितना था, 13 था यहाँ पर, हाँ 13, और ये 13 था, तो यहाँ पर कितना आएगा 11 सर। काय में होगा ये वैल्यू आएगा बेटा सेकंड। क्लियर, देख लीजिए फटाफट। हाँ हो गया सर का ये क्वेश्चन। उसके बाद हम बात कर ले जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी है, हाँ जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट
ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी हमको h फाइंड करना है। दिया है क्या कुछ, हम प्रभावी त्रिज्या यानी r दिया है आपको, जो r का वैल्यू वो दे रहा है आपको सिंपल लैंग्वेज में है r इक्वल टू 2fm। fm जिन बच्चों ने क्लास में पढ़ाया 11 को पढ़ाया वो अच्छे समझे। fm का मतलब फर्मी 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस का 15। ये बात क्लियर है बिल्कुल। फोर हेड ऑन कोलिजन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू न्यूट्रॉन्स। अब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी यानी एक दूसरे के डायमीटर बनेगा, हम लिख सकते हैं एक तरीके से डिस्टेंस यानी स्मॉल d इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 2r। तो 2 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 15 I मींस 4 into 10 दी पावर माइनस 15 मीटर। ये बात तो हमको बिल्कुल क्लियर है, 15 मीटर आ गया। अब ये हमारे पास क्लियर। अब आएगा चार्ज ऑन ईच न्यूट्रॉन। अब हमको बात करना है काय को लेकर, चार्ज को लेकर। चार्ज ऑन ईच न्यूट्रॉन, और प्रत्येक न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 into 10 दी पावर माइनस का 19 कूलम। ये हमने क्लास में वैसे ही पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के लिए हम चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बस प्लस माइनस का रोल हो जाता है, बाद बाकी चीजें बिल्कुल सेम मिल जाती है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, सिंपल एनर्जी, हमको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। हमारे पास d का वैल्यू आ गया, डिस्टेंस का वैल्यू तो आ गया। डिस्टेंस का वैल्यू आ गया तो कूलम्स लॉ से हम इस चीज को निकाल देंगे। एक सीधा u इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 e स्क्वायर अपॉन में d। सर e इसका नहीं समझे, देखिए हमने पहले कराया है। u इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। पर यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन के चार्ज है तो हमने वैल्यू क्या रख दिया, सीधा का सीधा e रख दिया। सीधा सीधा क्या रख दिया u। देखिए इसका वैल्यू 9 into 10 दी पावर 9 मल्टीप्लाई e स्क्वायर 1.6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, और डिस्टेंस अपन में क्या दिया आपको 4 into 10 दी पावर माइनस का। बात क्लियर। अब इनको हमको पावर वाइज ओवरऑल सॉल्व करना है। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगा 360 keV, मतलब कि 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मेजर ऑफ हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। मतलब कि अगर हमको पोटेंशियल बैरियर की या रोधिका विभव की ऊंचाई को वो करना है, आमने तक की ऊंचाई याद कीजिए, तो हम इसको हाइट को समझ सकते हैं। कितनी आ जाएगी भैया, E इक्वल टू 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज अ मेजर ऑफ हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। मतलब कि हमें इतनी एनर्जी चाहिए होगी तब हम उस हाइट को मेजर करते हैं। बात क्लियर है। मतलब कूलॉम का जो अवरोध था उसको किया क्या है, कुछ नहीं, रेडियस दिया था तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को निकाल दिया था, डिस्टेंस d आ गया आपका, और चार्ज दिया आपको न्यूटन में जानते हैं। ये फॉर्मूला हमने क्लास में पहले पढ़ा, u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। उसके हिसाब से हमने सीधा सीधा इसको सॉल्व कर। हां सब देख नहीं पाए, देख लीजिए अच्छे से, बात समझ लें अच्छे से। इसके बाद हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। हां जी, अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम रिलेशन, यानी आपको रिलेशन दिया r इक्वल टू r0 a दी पावर 1/3। r0 is the constant and a is the mass number nucleus so that the nuclear matter density constant। अच्छा वो कांस्टेंट पता, समीकरण ये दिया आज दर्शाई कि नाभिकीय द्रव्य का घनत्व लगभग अचर है। मतलब जो नाभिकीय द्रव्य होता है, जो नाभिकीय पदार्थ होता है, मतलब जिस पदार्थ का नाम हो लगभग उसकी जो डेंसिटी हमेशा क्या रहता है। हम लोग एक बात समझे आप लोग, हम लोग डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। क्या जानते हैं, मास अपॉन में वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस के लिए बात करें हम लिख सकते हैं ρ इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस को यहाँ लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बात क्लियर, यहां तक तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये जो फिक्स डाटा है वो निकालना है। मास ऑफ न्यूक्लियस कहां से आएगा, टोटल न्यूक्लियस का मास निकाल कर। न्यूक्लियस में देखिए जितने प्रोटॉन होंगे वो यानी A, और साथ में क्या लिख सकते हैं M। एक प्रोटॉन का मास कितना होगा वो यानी Ma लिख सकते हैं। और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम कह रहे हैं तो हम लोग क्या जानते हैं भैया 1/4/3
पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, बट आर इक्वल टू क्या होता है लाला, r0 a दी पावर 1/3, r0 a दी पावर 1/3, a दी पावर 1/3। बात क्लियर है? पहले पुट कर दो कंडीशन, तो रॉ इक्वल टू हो जाएगा आपका a का स्मॉल m, और इसको हमने लिखा यहाँ 4/3 पाई का पाई, r की जगह वैल्यू पुट किया तो r0 a की पावर 1/3 और टोटल का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका। ये तो हमें बात समझ में आ रही है। अगर हमको ये बात समझ में आए तो हमको सीधा से सीधा ये वैल्यू फाइंड करना है कि हम इसको सर कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए जरा, अब सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे। अगर हमको इसको ओवरऑल सॉल्व कर सकते हैं, या सर यहाँ भी दिखा सकते हैं कि कांस्टेंट है, हम इसको सॉल्व करें 3m याद है हमारे पास, 3m 4 पाई r0 का क्यूब। ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया, देखो आपको थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, इससे हमने क्रॉस किया इसको, तो ये आपके पास क्या बचा, सीधा सा वैल्यू बचा, इसके लिए बचा r0 am 4/3 पाई r0, ए हम 3, ये आ गया सीधे। हमने रॉ इक्वल टू अब 3 को कहां ले गए भैया, ऊपर ले गए हैं, 3 को ऊपर ले गए और a को हमने a से क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वैल्यू आ गया आपका 3 पहुंच के ऊपर 3m, तो यहाँ ये नहीं आएगा 3m40। अब इस बात को सभी लोग समझ लें, r0 इज कांस्टेंट, देयर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मेटल इज कांस्टेंट फॉर इंडिपेंडेंट कॉपी। देखिए आप वैसे भी समझ लें 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, और r0 पहले से कह रहा है कि r0 भी यहाँ पर क्या है, एक r0 एक नियतांक है, क्वेश्चन में ही कह रहा है, और तीनों की तीनों चीजें एक तरीके से क्या है, कांस्टेंट है। जब ये तीनों की तीनों चीजें कांस्टेंट है तो ये आपकी जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, तो अब बिल्कुल अपना ये लास्ट क्वेश्चन यही था बेटा, इसलिए आप इस बात को समझ लें। क्वेश्चन में पूछ क्या था, प्रूव करना था। हमको डाटा दिया है मास अपॉन न्यूक्लियस, मास अपॉन में ये दिया आपको वॉल्यूम अपॉन न्यूक्लियस। मास मतलब कि मास और जितने भी प्रोटॉन और परमाणु उतने का मल्टीप्लाई किया, ये लगा दिया वैल्यू, सीधा इसको यहां पुट किया, तो इससे इसको क्रॉस किया तो मेरे पास रॉ इक्वल टू आ गया 3m अपॉन में 4 पाई r0 की पावर क्यूब। आपको सिंपल सा बोल देना, हेंस डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिकॉज़ 3 कांस्टेंट है, m भी यहां पर कांस्टेंट रहेगा, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, और r0 भी एक नियतांक है। आज के इस वीडियो में थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट